आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जेटेट सीडीपी क्लास के अंतर्गत एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम होगा आपका मॉरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास, जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट का थ्योरीज को देखेंगे। और आज हम लोग देखेंगे कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। इससे पहले आई थिंक 2 से 3 क्लास आपका सीडीपी का हो चुका है। उन सारे क्लासेस को आप देखेंगे तो सीरीज वाइज तो आपको सीडीपी और बेहतर समझ में आएगा। चैनल में जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप लोग वीडियोस को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कीजिएगा ताकि वीडियो बनाने के मोटिवेशन डेली बेसिस पर मिलते रहे। आपसे सिर्फ और सिर्फ एक लाइक जो है एग्जाम नैनो का जो एक उम्मीद है कि हाँ आप एक लाइक कीजिएगा वीडियोज को देखने के बाद, क्योंकि हर एक स्लाइड को बनाने में हर एक टॉपिक को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। और जब आप लोग लाइक करते हैं तो ये लगता है कि हाँ जो वीडियोस हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये आप लोगों के लिए यूजफुल है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। और आज हम लोग देखेंगे कोहलबर्ग साहब का थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कोहलबर्ग ने थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट दिए, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिए हैं। उनमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट है जो आपका सीटेट और जेटेट के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को समझ जाते हैं तो यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं कि आप 3 से 4 क्वेश्चन सीडीपी का बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि कोहलबर्ग का जो मोरल डेवलपमेंट का थ्योरी है उसको बेस करके भी आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और सीडीपी जैसे कि आप सभी को इससे पहले भी हम बताए थे कि ये साइंस, सोशल साइंस और जो आपका चाइल्ड बच्चों का डेली लाइफ का स्टाइल है, इन सारे चीज़ों को आप मिक्स करके पढ़ेंगे तो सीडीपी आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या क्या नैतिक विकास के सिद्धांत के माध्यम से क्या समझाने के प्रयास किया कि लोग जो है नैतिकता के विभिन्न स्तरों पर कैसे सोचते हैं। जैसे मोरल मतलब होता है नैतिकता, यानी सभी का नैतिकता अलग अलग है। ये डिपेंड करता है कि उसका नेचर एंड नर्चर के इस प्रकार से हुआ है। एक ही चीज को लेकर के दो व्यक्तियों के बीच नैतिक विभिन्नता होती है, मोरल डिफरेंसेस होती है। एक ऐसा काम जो आपको सही लग सकता है बट आप ही के साथ रहने वाले आपके दोस्त को वो काम गलत लग सकता है। अब इसी चीज को समझाने का प्रयास किया है कौन, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, कि कैसे कोई व्यक्ति कोई नैतिकता को लेकर अलग अलग स्तरों पर कैसे सोचते हैं, यानी कि वो उसका थिंकिंग क्या है उस पार्टिकुलर टॉपिक पर। और इस पर हम लोग देखते हैं कि हर एक टॉपिक पर अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यक्तित्व होता है, अलग अलग सोच होती है, यानी कि नैतिकता भी जो है अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है। बट यहाँ पर हम लोग बच्चे के रेफरेंस में देखेंगे कि एक बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वो नैतिकता के एंगल में बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं। तो कोहलबर्ग का जो ये सिद्धांत है आपका मोरल डेवलपमेंट का, ये किस पर बेस्ड है आपका, ये जीन पियाजे का जो नैतिकता का सिद्धांत है, जीन पियाजे का जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है उस पर बेस्ड है आपका कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी कि कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत जो है किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो आप याद रखिएगा कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जो है आपका जीन पियाजे के नैतिकता विकास के सिद्धांत पर आधारित है। और कोहलबर्ग इसे कितना लेवल में बांटा है, कोहलबर्ग इसे 3 मेन लेवल में बांटा है। और फिर जैसे 3 लेवल बांटा गया फिर उन 3 लेवल को 2 2 भागों में बांटा है, तो टोटल आपका 6 आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ दिखाएंगे। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कोहलबर्ग साहब ने मोरल डेवलपमेंट के स्टेज को 3 भागों में बांटा। एक हो गया आपका प्री कॉन्वेंशनल, दूसरा हो गया आपका कॉन्वेंशनल स्टेज, और तीसरा हो गया आपका एडल्टहुड। और फिर इन सारे को 2 2 भागों में सब स्टेज किया गया। जैसे प्री कॉन्वेंशनल का 2 पार्ट है, एक हो गया आपका सेल्फ इंटरेस्ट और दूसरा हो गया आपका अवॉइडिंग पनिशमेंट। आप कन्वेंशनल स्टेज की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ गुड बॉय एटीट्यूड और लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी आता है। फिर हम लोग पोस्ट कन्वेंशनल को देखेंगे जो कि आपके एडल्टहुड के एज में आता है, तो वहाँ प्रिंसिपल एंड सोशल कंट्रैक्ट आता है। तो इस प्रकार से कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट को कितने स्टेज में बांटा है, 3 मेन स्टेज में बांटा है। और इन 3 मेन स्टेज को फिर 2 2 स्टेज में बांटा गया है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि कोहलबर्ग साहब क्या कहना चाहते हैं मोरल डेवलपमेंट को लेकर के। अब यहाँ पर फिर इस और एक स्लाइड हम ऐड कर दिए हैं सो दैट आपको बेहतर समझ में आए। एक एक करके हम सारी चीज़ों को समझा रहे हैं आपको। यहाँ पर इंग्लिश में दे दिए, ठीक है, यहाँ पर हिंदी में आपका स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले हम लोग बात करें कि आप जो है जेटेट का जो कोर्सेस है वो आप एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हैं।
हम लोग पेपर 1 का कोर्सेस लॉन्च किए हैं आपका नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से। टेस्ट सीरीज आपको टोटल 15 मिलेगा पूरा का पूरा कोर्स में, और पेपर 2 में आपका दोनों है, साइंस और सोशल साइंस दोनों है। सोशल साइंस में आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, इतिहास, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। उसके बाद हम लोग कॉम्बो बैच भी लॉन्च किए हैं कि जो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों के लिए सुविधा के लिए कॉम्बो बैच भी आपका अवेलेबल है एप्लीकेशन में। तो सबसे पहला स्टेज अगर हम लोग बात करें कोहलबर्ग का नैतिक विकास का, वो है आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज। कौन सा स्टेज है आपका? प्री कन्वेंशनल लेवल। अगर हम लोग प्री कन्वेंशनल लेवल का एज की हम लोग बात करें, प्री कन्वेंशनल का एज का, तो वो जनरली 4 to 10 ईयर्स, कहीं कि आपको 3 to 7 भी देखने को मिलेगा। तो हम लोग जनरली कह सकते हैं कि प्री कन्वेंशनल स्टेज जो है आपका 2 से 8 साल, कितना है आपका? 2 to 8 ईयर्स जो है आपका क्या है? प्री कन्वेंशनल स्टेज है। ये बांटा गया। पहला क्या हो गया आपका? पूर्व पारंपरिक स्तर। और 2 से 8 साल के बीच में जब बच्चा होता है तब वो दुनिया को किस प्रकार से देखता है, नैतिक एंगल में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जब 2 से 8 साल का बच्चा होता है तो वो क्या होता है? वो आज्ञाकारी होता है, ओबीडियंट होता है। यानी कि अगर आप उसको कुछ काम बोलेंगे तो उसके मन में ये चलेगा कि हाँ, ये हमारे भैया या हमसे बड़े हैं, ये बोले हैं तो हमको करना चाहिए। चाहे आप वहाँ पर गलत काम बोले हैं या सही काम बोले हैं, उसको जो है इसका फर्क नहीं पता चलेगा। उसको सिर्फ इतना ही पता चलेगा कि हमको एक काम दिया गया है और ये काम हम करेंगे, क्योंकि उस टाइम जो कोई भी चीज़ों को देखने का नजरिया होता है तो वह आज्ञाकारिता के तौर पर होता है। और एक क्या होता है, किसी किसी बच्चे के मन में होता है कि हाँ, कोई काम हमको मिला है तो ये काम अगर हम नहीं करेंगे तो हमको क्या दिया जा सकता है? पनिशमेंट हो सकता है मेरा, यानी कि हमको दंड दिया जा सकता है। तो यहाँ पर बच्चे इस नजरिए से चीजों को देखता है। किस नजरिए से? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, यानी कि आज्ञाकारिता और दंड। और जनरली दिखा गया है कि जब बच्चे इस एज में होता है प्री कन्वेंशनल लेवल में, तो नियमों का क्या करते हैं? वो पालन करते हैं। क्यों क्यों पालन करते हैं? क्योंकि वो दंड से डरते हैं। नैतिकता का अर्थ होता है उन कार्यों का करना जिनसे दंड ना मिले, और यहाँ पर वो ये सोचते हैं कि ये मेरा नैतिक जिम्मेदारी है, अगर हम कर देंगे तो हमको दंड नहीं मिलेगा। तो यहाँ आपको समझ में आ गया। प्री कन्वेंशनल स्टेज का 2 लेवल है। पहला लेवल हो गया आपका आज्ञाकारिता और दंड, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। अब हम लोग प्री कन्वेंशनल का सेकंड स्टेज देखेंगे। यहाँ पर क्या होता है? इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, यानी कि व्यक्तिगत लाभ पर ध्यान दिया जाता है। और इस उपस्तर में बच्चे अपने कार्यों का मूल्यांकन उनके व्यक्तिगत लाभ के आधार पर करते हैं। अब आप देखे होंगे कि कोई बच्चे को अगर आप चॉकलेट दे रहे होंगे, चाहे वो कोई भी दे रहे होंगे, बच्चे क्या सोचेंगे कि उसको इस चॉकलेट को खाने से या इस चॉकलेट को लेने से क्या होगा? प्रॉफिट होगा, यानी लाभ होगा, नैतिक पर्सनल लाभ होगा, तो वो उस काम को कर देगा। जिससे क्या होगा? जिससे ये समझ में आ रहा है कि उस टाइम बच्चे क्या देखते हैं। उस टाइम बच्चे के नजरिए में नैतिकता का अर्थ क्या हो गया कि उन कार्यों को करना जिनसे उन्हें व्यक्तिगत लाभ हो। अगर उससे उसको कुछ व्यक्तिगत लाभ हो रहा है तो वो उस कार्य को कर देगा, चाहे कार्य किसी भी प्रकार का हो। क्यों कर देगा? क्योंकि उसका एज जो है 2 से 8 साल के बीच में है। और इसलिए बोला जाता है कि ये जो आपका एज है, जब बच्चे छोटे होते हैं 2 से 8 साल, तब आप उसको कुछ भी सिखा सकते हैं, कुछ भी सिखा सकते हैं, चाहे वो आप गलत काम हो चाहे आप सही काम हो। और इसलिए बोला जाता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके सामने आप गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप गलत एक्टिविटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे उन सारे चीज़ों को देखकर ही सीखते हैं और वो दुनिया में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और इसी एज को जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि बच्चे को जो भी बनना होता है इसी एज में वो बन जाते हैं, यानी 2 से 8 साल के बीच में। इसमें विरोधाभास भी है। सीडीपी जब आप पढ़ रहे होंगे तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के खुद के बातों में आपको विरोधाभास देखने को मिलेगा कि कोई बोल रहा है कि हाँ, यही एज है जिसमें सब कुछ बन जाएगा, बट वहीं दूसरा साइकोलॉजिस्ट ये बोलेंगे कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि इसी एज में आदमी सब कुछ बन जाता है। वो सही भी बात है। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखने को मिला है कि जिसका बचपन बढ़िया से नहीं पार हुआ, बट लेटर स्टेज में एडल्टहुड या उसके बाद वो लाइफ को और बेहतर तरीके से जी पाए हैं। बट ऐसे भी बच्चे देखने को मिले हैं जिसका बचपन अच्छा गया है, बट लेटर चाइल्डहुड या लेटर एडल्टहुड उसका लाइफ जो है अस्त व्यस्त रहा है। तो आप चीज़ों को समझ रहे हैं, चीज़ों को इसी प्रकार से समझना है आपको सीडीपी में। तो आपको यहाँ पर प्री कन्वेंशनल लेवल समझ में आ गया। यहाँ पर 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला, एज की 2 से 8 साल के बीच को हम लोग प्री कन्वेंशनल लेवल के नाम से जानते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे का लेवल आप देखेंगे तो आगे का लेवल आ जाता है आपका कन्वेंशनल लेवल, जो कि आपका 10 से 13 ईयर्स। ये जो टाइमिंग को लेकर के फर्क है ना, इसका हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें डिटेल्स में बताएंगे कि आपको कौन सा एज टिक करना है। और जो एनसीईआरटी का जो बुक है उसको हम फॉलो
कर रहे हैं, बट उस नोट्स बनाते टाइम हम ध्यान नहीं दिए कि इसमें एज क्या मेंशन है एनसीईआरटी बुक में। एनसीईआरटी को हम देख लेंगे, फिर आप लोगों को डाउट क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर आपका जो कन्वेंशनल लेवल है, तो यहाँ कन्वेंशनल लेवल को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है गुड बॉय एटीट्यूड और दूसरा होता है लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी। अब इन दोनों को आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे आसान भाषा में। अब हम लोग चलते हैं कन्वेंशनल लेवल पर। और कन्वेंशनल लेवल की एज को हम लोग माने तो 10 to 13 ईयर्स हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि 10 to 13 ईयर्स जो है आपका कौन सा है, कन्वेंशनल लेवल है, जिसे हम लोग पारंपरिक स्तर के नाम से जानते हैं। जस्ट ए मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या, पारंपरिक स्तर को आपको समझना है। तो ये जो स्तर है आपका कन्वेंशनल स्टेज, यहाँ पर एज को आप देखेंगे तो आप ध्यान देंगे कि बच्चे किस अवस्था में पहुंच गया है, किशोरावस्था में पहुंच गया है। और किशोरावस्था में जब बच्चे होते हैं तो उसको कोई भी चीज़ों के बारे में जो मोरल डेवलपमेंट होती है, जो मोरल डेवलपमेंट होती है, उसमें बहुत सारे कारक जो है डिपेंडेबल है। पहला चीज, जैसे बच्चे एडल्टहुड में पहुंचते हैं, किशोरावस्था में पहुंचते हैं, तो सबसे पहला उसका दिमाग में रहता है कि वो क्या बनना चाहता है। वो अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनना चाहती है, ये जेंडर के केस में। तो गुड बॉय वाला एटीट्यूड या गुड गर्ल वाला एटीट्यूड किस स्टेज में आ जाता है, आपका कन्वेंशनल लेवल में आ जाता है। और आप ये कोशिश करते हैं कि हाँ, आप दुनिया के सामने क्या अच्छे बने, चाहे काम कुछ भी दिया गया हो, बट आपके पास एटीट्यूड ये होता है कि आप गुड बॉय की एटीट्यूड रखें। और इसमें क्या होता है, जनरली जो है दोस्त इसी स्टेज में ज़्यादा बनता है, किसमें, आपका किशोरावस्था में हम लोग फ्रेंड बनाते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि फ्रेंडशिप लंबा टिके। आप ये ध्यान दिए होंगे जब आप एडल्टहुड में होंगे तो फिर फ्रेंडशिप चीज़ पर आप बहुत ज़्यादा जोर दिए होंगे और आप कोशिश किए होंगे कि हाँ, आपका जिसके साथ भी दोस्ती है वो लंबा चले, क्योंकि उस टाइम जो आपका एटीट्यूड है, आपका जो मॉरल डेवलपमेंट हुआ है, इसी लेवल तक हुआ है। और आप गलत करने के बाद भी आप ये कोशिश करते थे कि हाँ, फ्रेंडशिप लंबा टिके। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि स्टेज सेकंड में, कन्वेंशनल स्टेज में दो हो गया आपका गुड बॉय एंड गुड गर्ल एटीट्यूड। अब यहाँ पर एक चौथा स्टेज आता है जो है आपका मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। और जब आप 10 to 13 ईयर्स के एज में होते हैं तो आप ध्यान दिए होंगे कि कोई अगर रास्ता में बाइक चला रहा है और वो अगर ट्रैफिक रूल का फॉलो नहीं कर रहा है तो आपको गुस्सा आता होगा उस टाइम कि ये व्यक्ति क्यों ट्रैफिक रूल्स का फॉलो क्यों नहीं करता। क्योंकि उस टाइम आप ये कोशिश करते हैं कि सोशल ऑर्डर को आप मेंटेन करें, चाहे वो वही सोशल ऑर्डर आप जब और बाकी बड़े एज में होंगे तो वो आपको खराब लगेगा कि नहीं, ये सोशल ऑर्डर गलत है। बट उस टाइम तक आप यही सोचे होंगे कि ये सोशल ऑर्डर क्या है, सही है। तो इस उप स्तर में व्यक्ति क्या कोशिश करता है, नियमों और कानूनों का पालन करता है, क्योंकि वो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखता है। और इस स्टेज में नैतिकता का जो अर्थ होता है वो होता है समाज के नियमों और कानूनों को पालन करना। सिंपल सा होता है कि समाज के जो भी नियम बनाए हुए हैं, चाहे समाज, उस केस में समाज आपका स्कूल हो सकता है, समाज आपका जो आस पास जहाँ आप रहते हैं, आपका गांव हो सकता है, आपका घर हो सकता है। तो वहाँ पर आप ये कोशिश करते हैं कि समाज के जो नियम है और कानून है आप उसका पालन करेंगे। तो ये स्टेज 4 आपका कंप्लीट हो गया। टोटल 6 स्टेज की बात करेंगे हम लोग। फिर आपका आता है प्री कन्वेंशनल स्टेज। अगर हम लोग प्री कन्वेंशनल स्टेज का एज को देखेंगे यहाँ पर, जस्ट ए मिनट, प्री कन्वेंशनल स्टेज यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज 13 ईयर्स के ऊपर, 13 ईयर्स के ऊपर जब आप हो जाते हैं तब दो स्टेज आता है आपका। एक आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का स्टेज और एक आता है यूनिवर्सल इथिक्स प्रिंसिपल। अब चलिए इसको हम लोग डिटेल्स में यहाँ देखते हैं, जस्ट ए मिनट। ये आता है आपका पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज और ये कब आता है, 13 ईयर्स के अबव के एज के लेवल को हम लोग कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। और इस एज में व्यक्ति के अंदर क्या आ जाती है, ठहराव आ जाती है, बहस्कता आ जाती है और बच्चे या कोई भी व्यक्ति और वाइडर एंगल में चीज़ों को देखने को स्टार्ट कर देते हैं। और वो ये भी समझ जाते हैं कि क्या गलत चीज़ है और क्या सही चीज़ है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका जो सब डिवीजन है उसमें आपका पहला आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, यानी कि सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। व्यक्ति क्या समझता है कि कानून क्या होता है, समाज के भलाई के लिए होता है, लेकिन उसे बदला भी जा सकता है। इससे पहले के स्टेज में आप क्या सोचते थे कि हाँ, ये एक फिक्स्ड लॉ है और इसे फॉलो करना चाहिए। बट जब जैसे ही आपका एज 13 ईयर्स के अबव हो गया तो आप ये समझ गए होंगे कि जो कानून है वो समाज के भलाई के लिए है, बट ये जरूरी नहीं कि फिक्स्ड रहे, इसे क्या हो सकता है, इसे बदला जा सकता है। तो स्टेज 5 इसी की बात करता है कि कानून जो है वो समाज के भलाई के लिए है, बट इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल तक आते आते ये समझ जो है बच्चे के दिमाग में विकसित हो जाता है। और इस स्टेज में नैतिकता का क्या अर्थ हो जाता है कि उन्हीं सब कार्यों को करना जो समाज के भलाई के लिए हो,
और व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करता हो। जैसे आज के डेट में जब आपका एज काफी हो गया, 18+ एज हो गया, जस्ट मिनट, स्टेज 6 की हम लोग बात करेंगे, जहां पर हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। यहाँ सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की बात होती है। और इस सब स्टेज में कोई भी व्यक्ति क्या होती है, स्वयं के नैतिक सिद्धांत के आधार पर कार्य करते हैं। यानी जब स्टेज 6 तक आप पहुंच जाते हैं, तब आप समाज के नियमों को छोड़ करके आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसके बेसिस पर आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं, भले ही वो काम क्या कानून के खिलाफ हो। और ये चीज़ देखा भी गया है कि मैक्सिमम जो क्राइम वगैरह होती है वो किस एज के ऊपर होती है, 18+ एज के ऊपर वाले करते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक उसके अंतर्गत मोरल डेवलपमेंट की जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है वो डेवलप हो जाती है। और इस स्टेज में नैतिकता का क्या अर्थ है कि उन कार्यों को करना जो न्याय, समानता और मानवाधिकार के सिद्धांत के अनुसार है, उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो यह स्टेज 6 आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट है, जैसे कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के कुछ पॉइंट, जिसमें हम लोग एक्टिविटीज को देखते हैं। पहला है आपका क्रियाविधि। पहला इसमें क्या है कि हाँ, कोहलबर्ग जो नैतिक विकास का सिद्धांत को डेवलप किया, तो उसमें पहला एक होता है एक्टिविटी मेथड, जिसमें क्या किया, वो बहुत सारे लोगों का मौखिक साक्षात्कार किया। और इसके आधार पर उसने क्या कोशिश किया जानने का, कि नैतिक दुविधाओं को जानने की प्रयास किया और लोगों की नैतिक सोच का अध्ययन किया। जैसे कोई एक ही बिंदु है, कोई एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप 4 आदमी को पूछेंगे, तो हो सकता है कि उस पॉइंट पर 4 आदमी का जो राय है, विचार है, वो अलग अलग है, जिसे हम लोग मोरल डिलेमास के नाम से जानते हैं। और इसी चीज का अध्ययन करके लोगों का नैतिक सोच के बारे में जानकारी प्राप्त किया, किसने? कोहलबर्ग ने। सेकंड है आपका नैतिक दुविधा, यानी कि मोरल डिलेमा। कोहलबर्ग ने लोगों से विभिन्न नैतिक समस्याओं पर उनके विचार पूछे और उनकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनके नैतिक विकास के स्तर का निर्धारित किया। यानी जो आपको सब स्टेज देखने को मिल रहा है, ये कोहलबर्ग ने कहाँ से डेवलप किया? ये लोगों से बात विचार करके, फिर उसका जो डिलेमाज है, उन सारे डिलेमाज को नोट करके वो सभी को जो है 6 स्टेज में डिवाइड कर दिया। फिर एक है आपका सार्वभौमिकता। कोहलबर्ग का क्या मानना था कि नैतिक विकास के ये स्तर सार्वभौमिक है और विभिन्न संस्कृतियों और समाज में समान रूप से लागू होती है। कि जो नैतिक विकास का जो स्टेज यहाँ पर दिखाया गया, ये सारे क्या होते हैं, समान रूप से सभी समाज और संस्कृति में लागू होती है। और कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है, इसका आलोचना की गई कि ये सिद्धांत नैतिकता के केवल नए आधारित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि ये जो कोहलबर्ग का सिद्धांत दिया गया, ये सिर्फ और सिर्फ नए आधारित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करता है और देखभाल और संबंधों को नजरअंदाज करता है। आगे हम लोग देखते हैं कि शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए कोहलबर्ग का महत्व, यानी कि जो स्टूडेंट्स है, टीचर्स है और जो ट्रेनीज है, शिक्षार्थी है, उसके लिए कोहलबर्ग का क्या महत्व है। पहली बात कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के माध्यम से टीचर को यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चे की नैतिक समझ किस प्रकार से विकसित होती है। जैसे आप जब कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत को पढ़े, तो आपको समझ में आया कि किसी बच्चे के अंदर मोरल डेवलपमेंट किस प्रकार से होती है। आपको समझ में आ गया कि किस स्तर पर कोई बच्चा किस प्रकार का मोरल डेवलपमेंट की थ्योरीज डेवलप हो रही है उसके दिमाग में। फिर आपको यह समझ में आया कि नैतिक दुविधाएं क्या होती है, मोरल डिलेमाज क्या होती है। और इन सारे मोरल डिलेमाज के उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, बच्चों का जो एक ही पॉइंट पर अलग अलग दृष्टिकोण होती है, उसके बारे में क्या कर सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं कि हाँ, एक ही पॉइंट है, आप एक पॉइंट दिए, दूसरा बच्चा ये पॉइंट दिए। तो बच्चों को आप क्या कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं कि एक ही चीज के बारे में आप अलग अलग राय डेवलप करें। तीसरा हो गया आपका आलोचनात्मक सोच। इस सिद्धांत का उपयोग करके शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक सोच और नैतिक निर्णय लेने की क्षमता को क्या किया जा सकता है, बढ़ावा दिया जा सकता है। अब इसका समरी यही है कि लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत यह दर्शाता है कि नैतिकता का विकास एक क्या जटिल प्रक्रिया है। ये सही बात है। सभी का जो मोरल डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। वो डिपेंड करता है हेरिडिटी पर, इन्वायरमेंट पर, किस प्रकार से स्कूली शिक्षा प्राप्त हुआ, किस प्रकार की उसका घर वालों का माहौल रहा। तो ये क्या है, बहुत ही कम्प्लेक्स प्रोसेस है जो जीवन के विभिन्न चरणों में। और एक बहुत ही खास बात है कि अगर कुछ मोरल डेवलपमेंट आपका चाइल्डहुड में डेवलप हुआ, तो जरूरी नहीं कि लास्ट तक वही मोरल डेवलपमेंट लेकर आप आगे बढ़े। हो सकता है एज के किसी भी स्टेज में यह आपके अंदर चेंज हो जाएगा। और जब ये चेंज होगा, तब आपके अंदर क्या आएगा, नैतिक संघर्ष करना होगा आपको। आपको ऐसे बहुत सारे निर्णय लेना होगा जो आपके सिद्धांत के खिलाफ भी हो। और इस सिद्धांत को समझने से शिक्षकों और माता पिता को बच्चों की नैतिक शिक्षा को बेहतर ढंग से
मार्गदर्शन करने में मदद मिलती है। तो यहाँ तक आपको मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को समझ में आ गया। अब हम लोग कोहलबर्ग का जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, इसके बेसिस पर आपका 30 एमसीक्यू कल डिस्कस करेंगे, और इन एमसीक्यू के माध्यम से आपको बहुत सारे और भी जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। और अभी जो भी डाउट है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम से जो स्लाइड हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को, इस स्लाइड में कुछ पिक्चर्स भी डालें, सो दैट आपको जो जब आप इन स्लाइड्स को पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से आपके दिमाग में जो है चीज़ों को ऐड होते रहेगी। हाँ, और सबसे अंत में आप एग्जामिनर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप बैचेस को एक्सेस कर सकते हैं। और चैनल में जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कल हम लोग देखेंगे कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसके बेसिस पर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन। थैंक यू।